से हम लोग राजनीतिक विचारक यानी पॉलिटिकल थिंकर को पढ़ेंगे जो हमारे सिलेबस में दिया हुआ है। और जो हमारे पहले जो हमारे थिंकर हैं उनका नाम है कौटिल्य, और कौटिल्य का जो बर्थ है वो 376 बीसी यानी 376 ईस्वी पूर्व के आसपास हुआ था, और जो उनकी डेथ थी वो 283 ईस्वी पूर्व के आसपास हुआ था। तो जन्म और मृत्यु बहुत ज्यादा याद रखने की जरूरत है नहीं, बस इतना जानिए कि कौटिल्य की जो बुक है उसका नाम है अर्थशास्त्र, बहुत ही फेमस बुक है। और ये बुक कोई इकोनॉमिक्स की बुक नहीं है, यानी कोई आपके अर्थशास्त्र जो आधुनिक परिभाषा इकोनॉमिक्स इसका हिंदी अर्थ होता है तो उसकी बुक नहीं है, बल्कि एक पॉलिटिकल साइंस की बुक है। तो अगर 3 नंबर में आपके आ जाए कि अर्थशास्त्र क्या है, तो अर्थशास्त्र जो है वो 15 पार्ट में डिवाइड है, 180 डिविजन्स हैं, 150 चैप्टर हैं और 6000 श्लोक हैं, 6000 इसमें श्लोक हैं। तो आप बता दीजिएगा कि 15 भाग, 180 खंड, 150 अध्याय, 6000 श्लोक इसमें सम्मिलित हैं। दूसरी बात कि ये किसकी बात करता है, तो राज्य की बात करता है। राज्य क्या है, राज्य किस तरह चलाया जाता है उसकी बात करता है। साथ में राजशाही क्या है, राजा और प्रजा के बीच में कैसे संबंध होने चाहिए उसकी बात भी ये बुक करता है। साथ में इसको हम राजनीतिक विज्ञान की बुक मान सकते हैं। तो अगर 3 नंबर में आपको अर्थशास्त्र लिखने को आ जाए तो आप इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कौटिल्य ने जो सिद्धांत दिया वो है बहुत ही फेमस राज्य के उत्पत्ति का सिद्धांत। इसको हम सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी की तरह समझ सकते हैं। राज्य आखिर आया कैसे? आप लोग को पता है कि राज्य के लिए, स्टेट के लिए 4 थिंग्स का, 4 चीजों का होना जरूरी है। पहली चीज होनी चाहिए टेरिटरी, यानी कि एक भूभाग होना चाहिए। भाई राज्य कभी आसमान में तो बनेगा नहीं, राज्य पानी में नहीं बनेगा, राज्य कहां बनेगा? तो राज्य के लिए एक जमीन का होना आवश्यक है, एक भूभाग का होना जरूरी है। दूसरा, सिर्फ भूभाग है, वहां लोग ही नहीं है तो राज्य कैसे बन सकता है? तो राज्य पर रहने के लिए लोगों की आवश्यकता होती है। तीसरी चीज जो राज्य की है कि राज्य को चलाने के लिए एक गवर्नमेंट हो, एक सरकार हो। और चौथी और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है सॉवरेनिटी, यानी कि संप्रभुता। उस राज्य पर किसी का अधिकार न हो, वो अपने निर्णय स्वयं ले सके, उस पर आंतरिक या बाह्य किसी प्रकार का दबाव न हो। तो ये जो 4 चीजें होती हैं उससे राज्य बनता है। आखिर ये राज्य आया कैसे, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई? तो कौटिल्य सामाजिक समझौते का सिद्धांत देते हैं, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी देते हैं। हम उनको रिलेट करा सकते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी से। ऐसी ही थ्योरी हॉब्स ने दिया था, जो वेस्टर्न फिलोसोफर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस के। उनमें हॉब्स का नाम आता है, रूसो का नाम आता है और जॉन लॉक का नाम आता है। ये तीनों जो फिलोसोफर थे उन्होंने भी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी दी थी। अब ये थ्योरी कहती क्या है? तो ये थ्योरी ये कहती है कि एक समय तो ऐसा रहा होगा जब राज्य नहीं रहा होगा, और जब राज्य नहीं रहा होगा तो अराजकता रही होगी, एनार्किज्म रहा होगा। यानी कि जो कमजोर है, जो बलवान है वो कमजोर को अपने शासन में ले लेगा, है ना। कमजोर को दबाया जाएगा बलवान के द्वारा, तो एक अराजकता की स्थिति होगी। कोई नियम नहीं होगा, कोई कानून नहीं होगा। जिसके पास शक्ति होगी वो शक्तिशाली होगा और दूसरों को परेशान करेगा। इस सिचुएशन को एनार्किज्म कहते हैं, अराजकता कहते हैं। क्योंकि अगर रूल ऑफ लॉ नहीं होता है, कानून का शासन नहीं होता है, तो उससे जो सिचुएशन होती है उसी को अराजकता कहा जाता है, एनार्किज्म कहा जाता है। तो राज्य के नहीं होने के कारण अराजकता थी, और हॉब्स ने उस अराजकता को नाम दिया, उस समय की जो सिचुएशन थी उसको नाम दिया प्राकृतिक राज्य, यानी स्टेट ऑफ नेचर। यानी नेचुरल राज्य है, कोई गवर्न नहीं कर रहा है, कोई शासन नहीं कर रहा है, कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है, अपने मन का शासन है। तो जो कमजोर हैं वो दबाए जा रहे हैं, किनके द्वारा? बलवान के द्वारा। कौटिल्य भी ऐसा ही कहते हैं, लेकिन कौटिल्य उस समय के शासन को मत्स्य न्याय कहते हैं। मत्स्य मतलब मछली, फिश। क्या होता है कि छोटी मछली को बड़ी मछली खा जाती है, उससे बड़ी मछली उस मछली को खा जाएगी। तो इस तरह से जो शक्तिशाली है वो छोटे को दबा कर रखेगा, यानी एक अराजकता की स्थिति हो जाएगी, क्योंकि कोई नियम और कानून तो है नहीं। तो कौटिल्य ने भी इस सिद्धांत को माना कि एक समय ऐसा था जब कोई नियम कानून नहीं था, किसी प्रकार का राज्य नहीं था, लोग अपने अनुसार कार्य करते थे। तो उससे क्या हुआ? उससे अराजकता आई, एनार्किज्म आया। यह भी कौटिल्य कहते हैं। अब देखो क्या होता है भाई, कि देखो जैसे
कि भाई एक कोई भूभाग है, कोई टेरिटरी है जहां पे लोग हैं और ये लोग आपस में ही युद्ध कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, जिसके कारण टकराव की स्थिति उत्पन्न हो रही है, आपस में ही ये टकरा रहे हैं। नतीजन एनार्किज्म, अराजकता। अब इनमें से कुछ बुद्धिमान लोग होंगे जो चाहेंगे कि इस अराजकता से निकला जाए, इस एनार्किज्म से निकला जाए। तो इसका तरीका ढूंढा गया। तरीका क्या था कि लोगों ने एक समझौता किया, एक कॉन्ट्रैक्ट किया कि चलो मिलकर के एक राजा बनाते हैं। तो लोगों ने मिलकर के एक राजा बनाया, एक किंग बना दिया, एक राजा बन गया। जो पहले राजा बने उनका नाम था मनु। तो एक लोगों ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट करके एक राजा बना दिया। राजा लोगों से कर लेता था, मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट में कह दिया गया कि भाई आप हमारे ऊपर शासन करिए, बदले में हम आपको अपनी संपत्ति का कुछ हिस्सा देंगे और उससे हमारी सुरक्षा करिए, हमारे वेलफेयर के लिए काम करिए, हमको एक हमारे कल्याण के लिए कार्य करिए, ये करिए, हम उसके बदले में आपको कुछ देंगे। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट के तहत एक किंग बन गया, एक राजा बन गया। राजा क्या कर लेता था? टैक्स लेता था, यानी कर लेता था। किसी भी शासन व्यवस्था को चलाने के लिए सबसे जरूरी चीज होता है कर, टैक्सेशन का होना। राजा लेता था कर। कर किस रूप में लेता था? तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में लिखा हुआ है कि जो भी एग्रीकल्चर से होगा, जो भी एग्रीकल्चर से होगा उसका 1/6 राजा को दिया जाएगा, राज्य को दिया जाएगा। कहने का मतलब राज्य को दिया जाएगा, ठीक। और जो भी ट्रेडिंग से मिलेगा, जो भी ट्रेडिंग से होगा, व्यापार से होगा, उसका 1/10 टैक्स के रूप में दिया जाएगा। यानी जो हम खेती से अनाज उपजा करके जो हम उगाए मतलब पाएंगे, उसका 1/6 जो है वो राजकोष में दे दिया जाएगा, और जो हम ट्रेडिंग करके कमाएंगे उसका 1/10 हम राजकोष में दे देंगे। राजा इसके बदले में हमें क्या देगा? तो हमें प्रोटेक्शन देगा, हमें सुरक्षा देगा। सुरक्षा कौन कौन सी सुरक्षा देगा? इंटरनल सुरक्षा देगा, यानी कि कानून का शासन स्थापित करेगा, दंड संहिता बनाएगा, कोई गलती करेगा तो उसको पनिशमेंट देगा, यानी इंटरनल सिक्योरिटी देगा राजा हमको। दूसरा राजा क्या देगा? हमको एक्सटर्नल सिक्योरिटी देगा, यानी हमारे राज्य पर कोई आक्रमण न कर सके, इसके लिए वो दुर्ग बनवाएगा, इसके लिए वो सेना रखेगा ताकि वो बाह्य सुरक्षा भी कर सके, एक्सटर्नल सिक्योरिटी हमें दे सके। तो पहला राजा काम क्या कर रहा है? हमें प्रोटेक्शन दे रहा है। दूसरा राजा हमें क्या काम कर रहा है? तो हमारे वेलफेयर के लिए काम कर रहा है, सड़कें बनवा रहा है, कुएं बनवा रहा है ना। हमारे वेलफेयर के लिए जब वो काम कर रहा है तो हमारा स्टेट अब बन गया। कैसे बन गया? जमीन तो पहले से थी ही, टेरिटरी था, लोग भी थे, लेकिन लोग एनार्किज्म के सिचुएशन में थे, अराजक थे। फिर लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट करके राजा बना दिया, यानी गवर्नमेंट आ गई, और इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी मिल गई, यानी कि सॉवरेंटी भी आ गई, संप्रभुता भी आ गई। इस प्रकार राज्य आ गया और राज्य की उत्पत्ति हो गई। इसको कहते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, सामाजिक समझौते का सिद्धांत, जो कौटिल्य ने दिया। और आने वाले समय में जो पश्चिमी दार्शनिक होंगे, वेस्ट के जो दार्शनिक होंगे, जिनमें हॉब्स का नाम है, लॉक का नाम है और रूसो का नाम है, वो भी इसी तरह की थ्योरीज को देंगे। तो हमने देख लिया कि किस प्रकार राज्य बना। चलिए अब एक और इंपॉर्टेंट चीज है, सप्तांग सिद्धांत। अब जो कौटिल्य का राज्य है वो कोई निर्जीव चीज नहीं है, वो एक जीवित ऑर्गेनिज्म है। जैसे हमारा शरीर है वैसे कौटिल्य का राज्य है। और कौटिल्य का राज्य जो है किन किन अंगों से मिलकर बना है? तो सात अंगों से मिलकर बना है। इसी कहते हैं सप्तांग सिद्धांत या सप्तांग थ्योरी। और उसका स्टेट कैसा है? तो ऑर्गेनिक स्टेट है। जैसे हमारी बॉडी बनी हुई है वैसे ही स्टेट बना हुआ है। तो क्या क्या है इसमें? तो देखो, ये हम थोड़ा सा यहां पर बता दें। ये बॉडी हो गई,
है ना। इसी को एग्जाम्पल लेकर के हम चल रहे हैं। तो कौटिल्य ने कहा कि सबसे महत्वपूर्ण है स्वामी, पहला अंग है स्वामी। स्वामी का मतलब हुआ किंग, राजा। राजा राज्य का सर है, जो हेड है वो राजा है। यहां पर हम लिखते हैं हेड, जो सर है, राज्य का सर है राजा। यानी सबसे महत्वपूर्ण राज्य का कौन सा अंग होता है, वो होता है राजा। और शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है, वो होता है सर। तो राजा क्या है, हेड है, स्टेट का हेड है। दूसरा, राजा करता क्या है, यहां पर एक चीज और देख लें, यूनिटी लाता है, एकता लाता है, पूरे राज्य को एक सूत्र में बात कर रखता है। यूनिफॉर्मिटी लाता है, एक रूपता लाता है। जैसे कि कौटिल्य ने कहा ना कि उत्तर के हिमालय से लेकर समुद्र तक मगध का साम्राज्य फैलना चाहिए, यानी कि उत्तर से लेकर दक्षिण तक एक रूपता होनी चाहिए, एक बहुत बड़ा साम्राज्य होना चाहिए, और उस साम्राज्य को जो चलाएगा वो राजा होगा, यानी चंद्रगुप्त मौर्य होगा। तो कौटिल्य की सोच थी कि राजा एक रूपता लाता है, राजा नियम और कानून लाता है, आपकी सुरक्षा करता है, सॉलिडेरिटी मतलब मजबूती लाता है, यानी राज्य की सुरक्षा करता है, वो इंटरनल भी सुरक्षा करता है, एक्सटर्नल भी सुरक्षा करता है। तो राजा एक आवश्यक अंग है, जो कि राज्य का क्या है, सर है। दूसरा है आमत्य। आमत्य को हम मिनिस्टर भी कह सकते हैं। मिनिस्टर राज्य की आंखें हैं, यानी आई हैं, आंखें हैं। जैसे आंखें विजिलेंट होती हैं, आंखें दूरदर्शी होती हैं, आंखें सतर्क होती हैं, वैसे ही एक मिनिस्टर होता है जो सभी चीजों पर सूक्ष्म निगाहें रखता है और स्टेबल और सिस्टमेटिक एडमिनिस्ट्रेशन को डेवलप करता है, यानी स्थिर और क्रमबद्ध प्रशासन को विकसित करता है। इसीलिए जो आमत्य है, जो मिनिस्टर है, वो राज्य की आंखें हैं, यानी राज्य की आंखें कौन है, तो मिनिस्टर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो, तीसरा जो अंग है वो जनपद। जनपद क्या है, तो देखो हमारा जो पैर है, पैर कहां है, धरती पर है। तो जनपद राज्य का पैर है। जनपद क्या है, वो भूभाग जो राज्य के क्षेत्र में आता है, वो टेरिटरी जो राज्य के क्षेत्र में आता है, वो जनपद होता है। साथ ही वहां के रहने वाले लोग भी जनपद है। तो जनपद में क्या आ जाएगा, टेरिटरी, डेफिनिट टेरिटरी यानी निश्चित भूभाग, और वहां पर रहने वाले लोग। इसके साथ साथ जो अगला अंग है वो है दुर्ग, चौथा। दुर्ग स्टेट की भुजाएं हैं। जैसे ये जो भुजाएं हैं वो क्या करती हैं, वो सुरक्षा करती है ना। कोई हमला हो तुरंत सबसे पहले क्या आपका जाएगा, आपका हाथ जाएगा आगे, है ना। इसी तरह से कोई बाहरी आक्रमण हो, अटैक हो, तो सबसे पहले उस अटैक का सामना किससे होगा, तो दुर्ग से होगा, जिसको हम फोर्टिफिकेशन कह सकते हैं, किलेबंदी कह सकते हैं। तो दुर्ग भी एक महत्वपूर्ण अंग है, जो कि क्या है, हैंड है, स्टेट का हैंड है, हाथ है। जनपद क्या है, पैर है ना, है ना, पैर है, हैंड है, ये हाथ है। पांचवा है कोश। राज्य चलेगा कैसे, जैसे हमारे शरीर को चलाने के लिए खाने की जरूरत होती है, वैसे ही राज्य को चलाने के लिए कोष की जरूरत होती है, ट्रेजरी की जरूरत होती है। हम टैक्स देते हैं और उस वही टैक्स जो है वो राज्य को संचालित करता है, वेलफेयर के काम करता है, सिक्योरिटी के काम कर सकता है, बहुत सारे काम करता है। तो कोष भी एक अंग है, और वो कोष कौन सा अंग है, तो उसको हम माउथ मान लें, या कई जगहों पर आपको स्टमक मिलेगा। माउथ का मतलब खाना कहां से खाते हैं, मुंह से खाते हैं, तो मुंह से एनर्जी ले रहे हैं ना, तो कोष भी एनर्जी देता है स्टेट को। तो इसलिए माउथ जो मुंह है वह कोष है। तो राज्य का मुख क्या है, कोष है। और क्यों चाहिए, कैसे आएगा ये, तो टैक्सेशन के द्वारा, यानी कर प्रणाली के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, हम अपने इस राज्य को संचालित कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। छठा जो अंग है, सेना या दंड। अब देखो भाई, एक्सटर्नल सिक्योरिटी के लिए सेना का होना बहुत जरूरी है। सेना होगा तभी आप सुरक्षित रहेंगे। और सेना क्या है, तो स्टेट का ब्रेन है, मस्तिष्क है। सेना स्टेट का ब्रेन है, मस्तिष्क है। जिस प्रकार
मस्तिष्क हमारे सभी क्रियाओं को वो कंट्रोल करता है, वैसे सेना हमारी राज्य को कंट्रोल करने का काम करता है। दंड या सेना का होना जरूरी है ताकि हम सिक्योरिटी को मेंटेन कर सकें, है ना। स्ट्रांग एंड पावरफुल स्टेट, जितना ब्रेन स्ट्रांग होगा वैसा ही बॉडी स्ट्रांग होगी। तो कौटिल्य ने सेना या दंड को स्टेट का ब्रेन माना है। सातवां जो है वो है मित्र। मित्र, फ्रेंड, जो आपको सही सलाह दे सके। आपको बता दूं कि इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मंडल प्रिंसिपल को पढ़ेंगे। मंडल प्रिंसिपल को पढ़ने से पहले आप जान लीजिए कि कौटिल्य कहते हैं कि जो हमारा निकट का पड़ोसी है वो हमारा दुश्मन होता है, अरी होता है, और दुश्मन का दुश्मन अपना दोस्त होता है। तो मित्र रखने चाहिए ताकि वो सलाह दे सके। अच्छे सलाह होंगे तो हम बाहरी दुश्मनों से मुक्ति पा पाएंगे। फ्रीडम फ्रॉम एलियन रूल, बाहरी जो शक्तियां हैं उनसे हम मुक्ति पाएंगे, और ये तभी पॉसिबल है जब हमारा मित्र अच्छा हो और अच्छी सलाह दे। तो इस प्रकार कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में ओरिजिन ऑफ स्टेट को बताया, राज्य की उत्पत्ति को बताया जो कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी से हुआ है, और साथ में राज्य के कौन कौन से अंग हैं, स्टेट के कौन कौन से पार्ट हैं जो उसको लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी एक जीवित शरीर बनाता है, उसके बारे में बात किया, और उस पार्ट का नाम है सप्तांग थ्योरी। तो ये कौटिल्य का जो पहला लेक्चर है उसको यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम कौटिल्य के विदेश नीति को, फॉरेन पॉलिसीज को